Good morning students. I hope you all are good in your house. आज हम पढ़ेंगे आपका सब्जेक्ट विज्ञान यानी साइंस कक्षा 7 का। अब इसका जो लेसन है हम इसके पहले 12 लेसन 12वां पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 यानी कि चैप्टर नंबर 13 गति एवं समय। गति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। और समय को समय यानी कि टाइम। तो आज हम इस चैप्टर में स्पीड और टाइम को हम देखेंगे, गति एवं समय को। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अब हम इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? अब हमने गति के बारे में कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं। गति के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन सी? सरल रेखा के अनुदिश, सेकेंड नंबर वर्तुल को हम वृत्ताकार भी बोल सकते हैं, तीसरा आवर्ती। और ये कितने प्रकार है? 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। गति मतलब अब जैसे मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ उस जगह से मैं किसी गेंद को या बॉल को मैं दूसरी जगह पे मैं फेंकूँ और वो बॉल जिस स्पीड से, जिस गति से उस जगह पर जाए उसे उस बॉल की स्पीड यानी कि गति हम बोल सकते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे? सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। अब हमारे पास एक सारणी दी हुई है। सारणी कौन सी? 13.1 की। अब इसमें कुछ ऐसे गति का उदाहरण दिया हुआ है, हमें उस गति का प्रकार हमें पहचानना है और लिखना है। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। सारणी 13.1 विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं। पहला, गति का उदाहरण। गति के उदाहरण दिए हुए हैं, एक बॉक्स टाइप में बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गति के प्रकार, गति के उदाहरण। गति के प्रकार में कितने दिए हुए हैं? सरल रेखा के अनुदिश, दूसरा कौन सा है? वर्तुल, तीसरा कौन सा है? आवर्ती। अब इसमें गति का उदाहरण जो है, फर्स्ट में क्या दिया? मार्च पास्ट करते सैनिक। अब सैनिक जो होते हैं मार्च पास्ट जो करते हैं यानी कि जो वो मार्च करते हैं ना, यानी चलना, सावधान विश्राम, उसे हम मार्च पास्ट कहते हैं। तो वह मार्च पास्ट करते सैनिक, तो उनकी कौन सी गति होती है? सरल रेखीय, क्योंकि वह एक क्यू में यानी सरल रेखीय तरीके से जाते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा गति का उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। अब किसी भी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, वह बैलगाड़ी की भी कोई गति होती है। जिस गति के, वह किस गति के प्रकार में आती है? वह एक गति से ही चलती है, तो उसे हम किस में करेंगे? सरल रेखीय, क्योंकि वह एक ही दिशा में एक तरीके से ही वह चलती है, इसलिए हम उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें थर्ड, दौड़ते धावक के हाथों की गति। अब दौड़ते धावक के हाथों की गति मतलब दौड़ते धावक यानी कि जो लोग दौड़ते हैं, धावक यानी दौड़ने वाला। अब अगर हम दौड़ते हैं किसी भी रोड पर, ग्राउंड पे या किसी मैदान में, तो हमारे हाथों की गति होती है। हमारे हाथों की गति जो ऊपर से नीचे जो होती है उसका भी एक गति होता है। उस गति का प्रकार कौन सा है? आवर्ती गति, क्योंकि वह एक बार आगे की ओर जाती है, दूसरी बार वह पीछे की ओर आती है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चलती साइकिल के पैडल की गति। आप सभी ने कभी ना कभी साइकिल तो चलाया ही होगा। साइकिल किस तरीके से चलती है? जब हम उस साइकिल की पैडल को जब हम आगे पीछे करते हैं या उस पैडल को मारते हैं तो वह साइकिल गति करती है यानी चलना शुरू करती है। तो
तो वह साइकिल की पैडल किस तरीके से मारी जाती है? राउंड तरीके से, यानी कि गोल गोल तरीके से ऊपर आगे से पीछे लेकर के पैडल की गति होती है, जिसे हम गति के प्रकार में कौन सी गति करते हैं? तो वर्तुल गति होती है वह, क्योंकि वह एक वर्तुल तरीके से यानी वृत्ताकार तरीके से होती है। आप लोगों ने साइकिल चलाया ही होगा तो आप लोगों को पता है, क्योंकि आधी अगर हम पैडल मारेंगे तो क्या वह साइकिल चलेगी? जी नहीं, वह साइकिल नहीं चलेगी। हम पूरा राउंड शेप में उस पैडल को, अगर हम उस साइकिल की जो पैडल है उसे हम मारेंगे तो वर्तुल गति का प्रकार हो जाता है। सूर्य के अब हमें क्या दिया हुआ है? 5वां, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब हमें यह तो पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर चलता है, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह कौन सी गति का प्रकार है? वर्तुल गति। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह गोल है और पृथ्वी वह कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर? तो 365 दिनों में। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर लगाती कौन से शेप में है? वर्तुल यानी वृत्ताकार में 365 दिनों में एक चक्कर सूर्य के पृथ्वी कंप्लीट करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्तुल गति। अब हम देखेंगे छठी, झूले की गति। अब झूले की गति कैसी होती है? हम पीछे से आगे की ओर जाते हैं, फिर आगे से पीछे की ओर आते हैं, उसी जगह पे आगे की ओर जाना, फिर पीछे की ओर आना। इस तरीके की गति को हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति। लोलक की गति, लोलक यानी कि किसी भी आपने पेंडुलम को देखा होगा, वह एक जगह से दूसरी जगह से फिर उस जगह, इस तरीके की गति करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आवर्ती गति। तो मैं आप लोगों को सरल रेखीय, आवर्ती और वर्तुल गति के बारे में अब तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके नीचे क्या दिया हुआ है? यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। अब अगर हम देखें हमारे जीवन काल में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों की गति बहुत ही तेज़ होती है, कुछ चीज़ों की गति बहुत ही धीमी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला 13.1, मंद अथवा तीव्र, यानी कि जो धीमे धीमे गति करे वह मंद गति और जो तेज़ी से करे उसे तीव्र गति हम कह सकते हैं। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। अब यहाँ पे हमें क्या दिया? हम किसी भी वाहन को चलाते हैं, या किसी भी कार हो गया, साइकिल हो गया, या तो बाइक हो गई, हम जो उसे चलाते हैं तो वह हम अपने अनुसार उस वाहन की गति को हम तीव्र कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। हम अपने अनुसार हम उसे मंद गति से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे मंद गति और तीव्र गति के बारे में बताया गया। अब इसमें दिया हुआ सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाई। अब सरल रेखीय पथ यानी कि एक ही दिशा में सीधी जाने वाली ऐसी 10 वस्तुओं की हमें सूची तैयार करनी है। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटे। अब इसमें जैसे कि हमने 13.1 हमने सूची बनाई, वैसे ही 2 सूची मतलब एक सूची में आपको 2 भागों में बांट देना है, मंद गति करने वाला और एक तीव्र गति करने वाला। ओके, आपने यह कैसे निश्चय किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे तो हम सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि जो वाहन होते हैं
आप सड़क यानी रोड पर चलती हुई गाड़ियों को तो आप सभी देखते ही हैं। अब उन वाहनों को देखने से हमें एक ही दिशा में चलने वाली गाड़ियों की तुलना अगर हम करें तो कुछ गाड़ियाँ तीव्र गति से चलती हैं, कुछ गाड़ियाँ मंद गति से चलती हैं। तो हम इससे बता सकते हैं कि यह वाहन इस वाहन की अपेक्षा तीव्र गति से चल रहा है या यह वाहन इस वाहन की अपेक्षा मंद गति से चल रहा है, यह हम सरलता से बता सकते हैं। कहाँ पे? एकदम सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली वस्तुओं या वाहनों के बारे में ही हम बता सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 13.1। चित्र 13.1 को देखिए। इनमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई है। अब 13.1 हम देखेंगे, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में, अब हम सड़क देखें तो उसमें एक ही दिशा में बहुत सारे वाहन चलते रहते हैं, तो उसकी स्थिति इसमें दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए, उसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। अब 13.2 में हमें क्या बताया गया है? कुछ ही समय के बाद वहाँ पे दूसरे वाहनों की हमें सूची बताई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब दोनों चित्र देखने के बाद अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? अब हमें इन दोनों चित्रों को देख करके हम बहुत ही सरलता या आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा वाहन तीव्र गति से कार्य कर रहा है और कौन सा वाहन मंद गति से कार्यरत है। कौन मंद और तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, कौन सी वाहन या कौन सी वस्तु मंद गति कर रहा है या तीव्र गति कर रहा है। निर्णय वस्तुओं के द्वारा दिए गए किसी काल अंतराल में चलाई गई दूरी हमारी सहायता कर सकते हैं। जैसे कि एक वाहन है, कोई भी एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, वह एक घंटे में वह अगर 2 व्हीलर है 1 घंटे में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। और उसी जगह पर अगर हम किसी 4 व्हीलर गाड़ी को अगर हम लें तो वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकता है। तो इसमें हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा वाहन मंद गति कर रहा है और कौन सा वाहन तीव्र गति कर रहा है। अब हमें उदाहरण के लिए दिया गया है, कल्पना कीजिए यानी कि एज्यूम कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के, अब यहाँ पे कल्पना करना है कि आपका कोई मित्र है, उसे आप बस अड्डे पर विदा करने यानी उसे छोड़ने जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रहा है? अब इसमें क्या बताया गया हमें, अब आप किसी अपने फ्रेंड को या अपने मित्र को बस स्टेशन पे आप छोड़ने जा रहे हैं, विदा करने जा रहे हैं। अब जब बस चलती है और आपके पास एक कोई साइकिल है, बस के चलने के साथ साथ ही आप अपने साइकिल का पैडल भी मारना शुरू करते हैं।
5 मिनट के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी गति से बस की गति अधिक है, जिसके कारण उसने ज़्यादा दूरी तय की हुई है। तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि साइकिल की अपेक्षा बस तीव्र गति कर रहा है। अब 13.1 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ 13.1 सड़क पर एक ही दिशा में गति वाहन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें 13.2 में क्या दिया हुआ, 13.1 में दर्शाया गया वाहनों के कुछ समय पश्चात। अब यहाँ पे आप दोनों चित्र का एक करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, हम दोनों की समानता देखेंगे। तो यह चित्र में एक ही दिशा में गति करते हैं और वाहन है, और इसमें कुछ समय के पश्चात वह वाहन कुछ गाड़ियाँ एक मंद गति से चल रही है, कुछ वाहन तीव्र गति से चल रही हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या दिया, हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। अब नॉर्मली प्रायः हम क्या बोलते हैं, जो तीव्र गति करता है, जो तीव्र गति वाहन होते हैं उसमें उसकी चाल अधिक होती है। अब 100 मीटर की रेस अगर हम लगाए तो उसमें हम किस तरीके से दूरी और समय चाल का पता लगा सकते हैं। 100 मीटर की दूरी जो व्यक्ति कम से कम समय में, जो धावक कम से कम समय में उसे पूर्ण कर लेता है, तो वह चाल हो जाती है, उसकी चाल अधिकतम होती है। अब 13.2 में हमें क्या दिया हुआ है, चाल। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है अब इसमें चाल शब्द इसमें दिया गया है, तो हम सभी जानते हैं कि चाल शब्द किससे रिलेटेड होता है। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है, अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। चाल के द्वारा हमें यह संकेत मिलता है किसी दूरी को कम समय में, किसी भी दूरी को तय करने में कम से कम समय लगा हुआ है, तो वह समय से अधिक दूरी, कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है। वह उस वाहन या उस व्यक्ति की चाल दर्शाता है। 2 या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने का सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब इसमें क्या कहा गया है, 2 या 2 से अधिक वस्तु की तीव्रतम गति, ज़्यादा से ज़्यादा गति हमें ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक विधि यह है कि किसी एकांकी समय में, यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक समय में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की गति तय करनी है। एक समय दें, एक दूरी दें, उनको कितने समय में वह पूरी करते हैं, वह जानने से हमें पता चल सकता है कि कौन सी वाहन या कौन सी वस्तु के द्वारा वह दूरी, उसकी गति क्या है, उसके द्वारा हम बता सकते हैं। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अब जैसे 2 बस है, 1 घंटे में तय की गई दूरी को हम बता सकते हैं कि इस बस की चाल अधिक है, इस बस की चाल कम है। एक पर्टिकुलर
टाइम से वह निकले और उस एक ही तरीके की दूरी को वह एक बस कम समय में पूर्ण करे और एक बस ज़्यादा समय में पूर्ण करे, जिससे हम बता सकते हैं कि उस वस्तु का चाल क्या है। अब इसमें चाल मतलब चाल का हमें क्या दिया, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो आप सभी को यह क्लियर हुआ। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय करेगी। अब जैसे कि मैंने बताया अभी किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी वही बताया गया। अगर हमें कोई यह बोले कि कोई कार है वह 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती, तो हम यह बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं उस कार की 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करने की क्षमता है। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तय किसी नियत चाल समान गति से चलती है। कोई भी कार हो वह समान गति से नहीं चलती है, किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके अपनी चाल बढ़ाती। अब आप सभी कार में तो बैठे ही हुए हैं। अब वह कार में क्या होता है, पहले जो ड्राइवर होता है वह धीमी गति से वह चलाना शुरू करता है, उसके बाद वह धीरे धीरे पहले वह 10 की स्पीड रखता है, फिर 20 की स्पीड रखता है, फिर 30 की स्पीड रखता है। इस तरीके से वह 70, 80, 120, 140 इतनी की स्पीड वह बढ़ा करके वह अपनी दूरी को तय करता है। तो वह धीमे धीमे अपनी गति को बढ़ाता है। तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कि हम यह बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं कि यह वाहन एक समय में या 1 घंटे में इतनी दूरी तय की है, तो उसे हम बता से नियति चाल 1 घंटे की अवधि में कार नियति चाल से चल रही है अथवा नहीं, यह हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल होती है। अब यहाँ पे औसत चाल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, चाल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा पेज करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं इस प्रकार। अब हम यहाँ पे औसत चाल के लिए हम किस चीज़ के शब्द का प्रयोग करते हैं, चाल शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला यानी इसका जो सूत्र है वह क्या है, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, यानी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो दूरी हमें लगी हुई है, हमारे द्वारा जो दूरी हमें तय की हुई है वह उसके भाग में क्या लिया गया कुल समय, और उस दूरी को तय करने में हमें जितना समय लगा हुआ है उसे हम वह लिखेंगे। तो यह हो गया हमारा चाल का सूत्र। आपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरी तय अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखा हुआ है।
अब हम हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो एक समय में एक नियति से, एक चाल से वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि वह अपनी गति को पूर्ण करती है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, किसी भी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की जो चाल होती है वह बदलती रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान, उसकी चाल को असमान कही जा सकती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से अधिक एक समान गति कहलाती है। अब इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट उल्टा, किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से अधिक गति की जाए तो उसे हम एक समान गति कह सकते हैं। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। तो हमें जब एक समान गति हो तो हम उसकी औसत चाल को उसकी वास्तविक चाल के तरीके से हम देखेंगे। अब यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में अपनी दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाएं। अब यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में कितना समय लगता है हम उस वस्तु की जो चाल है उससे हम ज्ञात कर सकते हैं और कक्षा 6 में हमने मापना सीखा हुआ है। अब हम इस आगे के चैप्टर में हम क्या समय कैसे मापते हैं उसके बारे में हम पता करेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समय का मापन 13.3 में। अब यहाँ पे क्या दिया है, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगाते हैं। अगर हमारे पास घड़ी ना हो, हमसे कोई भी पूछे कि अभी कितना समय हो रहा है तो हम तुरंत ही हमारी जो घड़ी होती है उसका समय देख करके उन्हें बता देते हैं कि हाँ इतना समय हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे पूर्वज थे, वह केवल छाया देखकर और धूप देख करके यह बता देते थे कि इस समय इतना समय हो रहा है। हमें भी उस चीज़ की उत्सुकता होनी चाहिए। हम एक माह के केवल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब एक माह में 30 दिन, 28 दिन, 31 दिन, तो वह दिन किस तरीके से होते हैं, हम वह कैसे मापते हैं। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं, वह काल अंतराल हम किस तरीके से मापें उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। उसको समय का माप कह सकते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। समय का माप यानी कि उसकी हम स्केल से या इन सब चीज़ों से हम उसे माप नहीं सकते हैं। तो हमारा तात्पर्य किस चीज़ से है, समय की माप का मतलब काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। अब बोलचाल की भाषा में घड़ी का जो समय होता है उसका जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वह उसे हम काल अंतराल का मापन ही हम कहेंगे उसे। ठीक है, तो आप सबको यह क्लियर हो गया। हमारे पूर्वज ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि एक समय के पश्चात दूसरे समय फिर से घटनाती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पता लगाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है।
एक सूर्यास्त से अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार अब एक दिन जो हमारे पूर्वज होते हैं उन्होंने क्या पता लगाया, प्रातः सुबह ही सूर्योदय होता है और दूसरा सूर्योदय वह अगली सुबह होता है, यानी उस जो पूरा चक्र होता है, यानी एक सुबह से सूर्योदय से लेकर के दूसरा सूर्योदय होने तक के उस काल अंतराल को हम एक दिन का समय कह सकते हैं। सूर्यास्त हमेशा इवनिंग यानी शाम के वक्त होता है। इस प्रकार एक अमावस्या नव चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। अब जैसे एक अमावस्या लेकर के दूसरी अमावस्या तक के जो समय होता है या दिन होते हैं उसे हम एक माह के रूप में लिए हुए हैं। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अब यहाँ पे एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितना समय मैंने पहले बताया हुआ कि हमारी पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है तो वह एक वर्ष गिनी जाती है और पृथ्वी जब अपनी धुरी पर एक चक्कर पूर्ण करती है तो हमारा एक दिन होता है। प्रायः हम एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्यतः युक्ति घड़ियाँ ही है। अब यहाँ पे हमारे पूरे दिन में छोटे बड़े समय अंतराल को मापने की आवश्यकता हमें पड़ती है। संभवतः हम टाइम या उसके युक्ति घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता कि घड़ियाँ समय कैसे मापती हैं? अब घड़ियाँ तो सबको पता है, लेकिन वह किस तरीके से मापती है समय, वह क्या आपको पता है? 13.3 में हमें दिया हुआ, जैसे कि अब ए में दीवार घड़ी दी हुई है, बी में मेज घड़ी दी हुई है और कंग यानी डिजिटल घड़ी भी दी हुई है। यह घड़ी के प्रकार है। अब घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। अब घड़ियों की जो कार्यविधि है वह बहुत ही जटिल होती है, लेकिन इसकी जो सभी घड़ियों की गति होती है वह आवर्ती गति यानी कि पूरे वृत्ताकार में होती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे का पेज हम पढ़ेंगे, 155 पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।